आज देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण पुस्तकालय के बारे में। जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि राष्ट्रीय महत्व के कौन कौन से पुस्तकालय हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि वैसे पुस्तकालय जिसमें देवी देवता के नाम आते हो वो सारे क्या है, राष्ट्रीय महत्व के हैं। और एक उसमें जोड़ना है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को छोड़कर बाकी जितने भी पुस्तकालय आते हैं सारे देवी देवता से रिलेटेड है। तो इस लॉजिक के साथ याद रखना है। आज हम लोग देखेंगे रामपुर रजा लाइब्रेरी के बारे में डिटेल में। रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर के यूपी में है। कहां पे है ये? तो रामपुर के यूपी में है। पूछा जाएगा कि भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कब किया गया? तो 1 जुलाई 1975 को भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और उसी दिन इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी बना दिया गया। तो रामपुर रजा लाइब्रेरी को भारत सरकार कब अधिग्रहण करता है? तो 1 जुलाई 1975 को, और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी उसी दिन इसे बना दिया जाता है। और यह रामपुर रजा लाइब्रेरी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय। तो सारे के सारे लाइब्रेरी आपके संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही आएंगे। और अगर कहीं किसी लाइब्रेरी के उद्घाटन की बात हुई है तो जवाहरलाल नेहरू ही आएंगे, क्योंकि सारे जगह लाइब्रेरी का उद्घाटन वही किए। इसमें संग्रह है पांडुलिपियां, इस्लामी सुलेख, ऐतिहासिक दस्तावेज, लघु चित्र और खगोलीय उपकरण का। दूसरा हम लोग देखते हैं खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि पटना में स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होती है 14 जनवरी 1891 को। इसकी स्थापना कब हुई? तो 14 जनवरी 1891 को। और इसे पब्लिक के लिए खोला गया 29 अक्टूबर 1891 को। तो स्थापना हुई थी जनवरी में, लेकिन इसे पब्लिक के लिए पब्लिकली कब किया गया? तो 29 अक्टूबर को। तो जब पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 14 जनवरी 1891 को। लेकिन अगर पूछा जाए कि सार्वजनिक इसे कब की गई, इसे पब्लिक के लिए कब खोली गई, तो आप क्या आंसर टिक करेंगे? 29 अक्टूबर 1891 को। इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया 1969 में। तो 1969 में इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया। और यह भी सारी लाइब्रेरी की तरह यह भी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। इसमें जो संग्रह है वो अरबी और फारसी पांडुलिपियों की है। तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में संग्रह किस चीज का है? तो अरबी और फारसी पांडुलिपियों की। नेहरू जी ने इसकी यात्रा की थी 1 नवंबर 1953 को। तो जवाहरलाल नेहरू खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का यात्रा कब किए? तो 1 नवंबर 1953 को किए थे। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं इन्हें नवीनतम तकनीकों द्वारा पुनर्उत्पादित देखना चाहूंगा ताकि दूसरे भी देखकर प्रसन्न हो सके। तो यह स्टेटमेंट किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू का था। सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी। सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी जो कि तंजावुर तमिलनाडु में है। कहां पे है सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी? तो तंजावुर जिला तमिलनाडु में। इसकी स्थापना, एग्जैक्ट डेट इसकी स्थापना की नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 16वीं या 17वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसे पब्लिक लाइब्रेरी कब बनाया गया? तो 1918 में। तो सरफोजी सरस्वती लाइब्रेरी को बनाया कब गया पब्लिक लाइब्रेरी? तो 1918 में। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आता है कि सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो लाइब्रेरी ऑफ द रॉयल प्लेस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेक बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। तो सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो लाइब्रेरी ऑफ रॉयल प्लेस। इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान 1983 में घोषित किया गया। तो सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब बनाया गया? तो 1983 में बनाया गया। यह पांडुलिपि की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। अगर ऐसा देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, जो कि कोलकाता में है। लेकिन पांडुलिपि की दृष्टि से सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन है? तो सरफोजी सरस्वती
महल लाइब्रेरी है जो कि तंजावुर के तमिलनाडु में स्थित है। हरे कृष्ण महताब स्टेट लाइब्रेरी जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। हरे कृष्ण महताब स्टेट लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 1959 में हुई। गांधी जी के जन्म शताब्दी पर 1967 में इसका नाम गांधी भवन रख दिया गया। तो जब गांधी जी का जन्म शताब्दी आया था तो इसका नाम क्या कर दिया गया? उनके नाम पर गांधी भवन रख दिया गया। उसके बाद 1987 में, देखिए सबसे पहले 1967 और 1967 के राइट 20 साल बाद 1987 में उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री जिनका नाम हरे कृष्ण महताब था, उनके नाम पर गांधी भवन से नाम बदलकर और इसका नाम हरे कृष्ण महताब स्टेट लाइब्रेरी कर दिया गया। और जब गांधी भवन का नाम बदलकर जिस साल में हरे कृष्ण महताब लाइब्रेरी किया गया, उसी साल में इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया। तो वो साल कौन सा था? तो 1987 था। इसे कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्योंकि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो कि नई दिल्ली में है। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में हुई थी भारत सरकार और यूनेस्को के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में भारत सरकार और यूनेस्को के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत। पूछा जाता है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस प्रोजेक्ट के तहत हुई थी? तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुई थी। इसका भी उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जहां भी लाइब्रेरी के उद्घाटन की बात है तो जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। 1955 में यूनेस्को ने भारत सरकार को यह लाइब्रेरी सौंप दिया। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को यूनेस्को ने 1955 में भारत को सौंप दिया। इसका मुख्यालय है चांदनी चौक, नई दिल्ली में। 1953 में मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कर दी। और 1954 में एक एक्ट आया, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब आया? तो 1954 में। और इसी एक्ट के तहत 16 दिसंबर 1981 को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया। आगे हम बताएंगे आपको कि डिपोजिटरी लाइब्रेरी क्या होता है, इसका क्या क्या काम है। 1994 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रकाशन हेतु इसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 1994 में इसे अपने प्रकाशन के लिए डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया। इसे केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय जो कि अभी नई दिल्ली में स्थित है, इसका प्रारंभिक नाम था इंपीरियल सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी। क्या नाम था इसका प्रारंभिक? तो इंपीरियल सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी। और यह कहाँ स्थित था? तो 1891 में जब इसकी शुरुआत की गई तो यह कोलकाता में था। कहाँ था? तो कोलकाता में। पर 1948 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया? तो सेंट्रल सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी कर दिया गया। और उसके बाद 1969 में इसका स्थानांतर करके और दिल्ली लाया गया, सरस्वती भवन नई दिल्ली में लाया गया। ठीक है। और इसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी कब बनाया जाता है? तो 1954 में। तो दिल्ली सचिवालय पुस्तकालय को डिपोजिटरी लाइब्रेरी कब बनाया जाता है? तो 1954 में बनाया जाता है। कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी जो कि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, इसकी आधारशिला 22 मार्च 1890 को लॉर्ड कोनेमारा द्वारा रखा गया था। वहां के शासक थे लॉर्ड कोनेमारा, तो उनके द्वारा कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी की आधारशिला रखी गई कब? 22 मार्च 1890। और इन्हीं के नाम पे इसका नाम कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी पड़ा। और इसे पब्लिक के लिए इसके आधारशिला रखने के 6 साल बाद 5 दिसंबर 1986 को खोल दिया गया। तो कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी कब बन जाती है पब्लिक के लिए यह? तो 5 दिसंबर 1896 को। डिपोजिटरी लाइब्रेरी इसे घोषित किया जाता है 10 सितंबर 1955 को। तो कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी कब डिपोजिटरी लाइब्रेरी बन गई? तो 10 सितंबर 1955 को। उसके बाद 1922 में एशिया बैंकों के प्रकाशन हेतु डिपोजिटरी लाइब्रेरी बनी। तो एशिया बैंकों के प्रकाशन हेतु कब डिपोजिटरी लाइब्रेरी बनी कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी? तो 1992 में। 1955
में इसे यूनेस्को का सूचना केंद्र घोषित किया गया। तो यह 1955 में यूनेस्को का सूचना केंद्र बन गया। इसके प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन थे आर जनार्दनम, जो कि 1929 में इसके लाइब्रेरियन बने थे। तो इसके प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन कौन थे? आर जनार्दनम। इस 1998 में स्टाम्प ऑफ इंडिया में इसे शामिल किया गया। तो कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को स्टाम्प ऑफ इंडिया में कब शामिल किया गया? तो 1998 में, और उस स्टाम्प का मूल्य 300 रुपया रखा गया। तो कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी का जो स्टाम्प है उसका मूल्य कितना है? तो 300 रुपया है। और उसको स्टाम्प ऑफ इंडिया में कब शामिल किया गया? तो 1998 में शामिल किया गया। तो यहां तक हमने भारत के महत्वपूर्ण लाइब्रेरी के बारे में देखा। अभी हम लोग देखेंगे डिपोजिटरी लाइब्रेरी आखिर कहते किसे हैं, क्योंकि अभी तक बार बार डिपोजिटरी रिपीट हुआ, लेकिन आप लोगों को समझ आया नहीं होगा कि आखिर डिपोजिटरी लाइब्रेरी क्या है। तो डिपोजिटरी लाइब्रेरी वह पुस्तकालय होती है जहां कानून या नियम के अनुसार प्रकाशित सभी किताबें, सरकारी रिपोर्ट, पत्र पत्रिकाएं और दस्तावेज की कॉपी जमा करना अनिवार्य होता है। तो डिपोजिटरी लाइब्रेरी में अगर कोई पुस्तक छपती है या कुछ भी दस्तावेज होता है या सरकारी रिपोर्ट होता है या कोई भी किताब होता है, तो उसकी एक कॉपी डिपोजिटरी लाइब्रेरी में भेजनी होती है। इसी को कॉपीराइट बोलते हैं, और यह भेजने से लोगों को कॉपीराइट का अधिकार मिल जाता है। तो यह भेजने के बाद जब आपको कॉपीराइट का अधिकार मिल जाएगा तो आपके पुस्तक की या पत्र पत्रिकाएं की या रिपोर्ट की कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो भारत में टोटल 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, जिसको हम लोग देखेंगे। पहला है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता। कौन सा है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता है। क्या है? तो डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। दूसरा सेंट्रल सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी, जो कि न्यू दिल्ली में है, क्योंकि इसके नाम में ही सेंट्रल सेक्रेटरिएट है, तो ये कहाँ स्थित होगा? दिल्ली में होगा। तीसरा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, इसके नाम में भी दिल्ली है, तो ये कहाँ स्थित होगा? दिल्ली में होगा। ये लॉजिक के लिए है, ताकि आपको याद रहे। कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि कहाँ है? चेन्नई में है। तो 2 डिपोजिटरी लाइब्रेरी जो कि दिल्ली में है, पहला सेंट्रल सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी और दूसरा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, और बाकी के 2 अलग अलग राज्य में, एक कोलकाता में और एक चेन्नई में है। तो कोलकाता वाले का नाम क्या है? तो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, और चेन्नई वाले का नाम तो कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। ये तो हम सबको याद ही होगा। तो ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। आज हमने देखा